अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ में फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के इजलास में उन्होंने एक बयान दिया था जिनमें पायलट्स पर सवालात उठाए गए थे और 262 वो जो पायलट्स हैं जिनकी डिग्रियों के बारे में लाइसेंसेस के बारे में कहा गया था कि उनकी मशकूक लाइसेंसेस हैं, जिनमें PIA में 141, एयर ब्लू के 9, 10 सेरीन के, साबिक शाहीन के 17 और दीगर 85 शामिल हैं। इससे इत्तलात जब ये आई तो उसके बाद मालूम हुआ कि मुतअद्दिद मुल्कों में काम करने वाले जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है जो दीगर एयरलाइंस में काम कर रहे थे। बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी परेशानी हुई। इसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया, इसका एनालिसिस भी लिया कि ये तो बहुत ख़तरनाक मामला बनता जा रहा है। साथ ही में ये भी इत्तला मिली कि वियतनाम की सिविल एविएशन के हुकाम ने ये मुबैना जाली लाइसेंस स्कैंडल सामने आने के बाद मुताल्लिका वजारत की हिदायत पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम 20 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया था। और अभी कुछ देर पहले ये खबर पहुंची, बल्कि उस खतरे के बारे में जिस खतरे के बारे में हम कई दिनों से इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बताए जा रहे हैं कि ये हो सकता है, इसके बहुत खतरात हैं, ये डायरेक्शन उसी तरफ बढ़ती जा रही है, ये प्लीज़ इसके ऊपर देखिए। बार बार अरबाब इख्तियार को, हुकाम बाला को ये बताते रहे और फिर वही हुआ। वही जिस खतरे का डर था वही हुआ कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA के यूरोपियन ममालिक के फ़ज़ाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। PIA की तर्जुमान की जानिब से बयान जारी हुआ। उन्होंने बताया कि इसका इत्तलाक़ 1 जुलाई 2020 को रात 12 बजे से होगा और PIA के बयान के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। हम इसका भी एक जिक्र करेंगे, अपील कहाँ दायर हो सकती है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। और जो कौमी एयरलाइन का ये भी कहना है कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के इस फैसले के नतीजे में PIA यूरोप की तमाम परवाज़ें आर्जी मुद्दत के लिए मनसूख कर रहा है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस खतरे के बाद इस मामले ने चंद सवालात उठा दिए हैं। एक सवाल कि ये अब मसला, ये अब मामला सिर्फ PIA का मैटर नहीं रहा, अब तो ये खारजी मामला बनता जा रहा है। अब ये दाखिली मामला बन चुका हुआ है, बल्कि इसने पाकिस्तान की साख को भी ठीक ठाक धचका दे दिया है। बातें ये हो रही हैं कि क्या ही अच्छा होता कि इन मशकूक लाइसेंस होल्डर्स वालों के खिलाफ पहले आइडेंटिफिकेशन होती, प्योरली इसकी कार्रवाई होती, उनके लाइसेंस मनसूख किए जाते, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ लाइसेंस याफ्ता लोग हैं उनकी पूरी इंक्वायरी की जाती और उसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद इस मामले को सामने लाया जाता। और सिर्फ यही नहीं, अभी जो माली नुकसान होगा, PIA ग्राउंड है, मुख्तलिफ ममालिक में परवाजें नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ डोमेस्टिक परवाजें रह जाएंगी या चंद एक ममालिक में रह जाएंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही मुआशी हालात बहुत ज़्यादा है, PIA का तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है, अब के नुकसानात को कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर एक ये भी सवाल उठ रहा है कि या फिर ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है या हो रहा है, या ये बयान एक ख़ास वक्त के ऊपर दिया गया है। आइए ज़रा इसके लिए बात करते हैं। एविएशन एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद शकील आफ्ताब साहब, माज़रत चाहता हूँ। शकील आफ्ताब साहब रोज़ाना हमारे प्रोग्राम में आते हैं। शकील साहब, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, आपका नाम मैं दुरुस्त नहीं ले सका। आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं सर। अब तो मामला बहुत फैल गया और इसी खतरे का हम बार बार ये कहते रहते थे। क्या गलती हुई है हुकाम बाला से कि ये अभी ना बयान दिया जाता, इस बात को रोक लिया जाता, आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन इनवाइट करने का। थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा, इस मामले को समझने के लिए ज़रूरी है। इट्स नॉट दैट सिंपल। Actually, there was an ongoing correspondence between European Union Aviation Safety Agency and PIA. ये तकरीबन 9 महीने पहले से चल रहा है मामला। कुछ सेफ्टी ओवरसाइट जो है हुई थी और वो EASA ने, जो यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उन्होंने PIA के नोटिस में लेके आए थे। उनको टाइम दिया गया और उन्होंने जवाबात बाकायदा उसके दिए। कुछ उन्होंने इशू एड्रेस किए, 5 इशूज़ एड्रेस हुए और बाकी 2 इशू जो है रिलेटेड टू फ्लाइट सेफ्टी, उसको वो EASA को वो सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिन पे PIA ने मज़ीद इनसे 3 से 4 महीने मांगे। उसके ऊपर EASA ने मना कर दिया। अब ये ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन समझ लीजिए या कंसर्न्स
EASA रेस कर चुका था PIA के साथ। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर ये आपका हादसा हो गया PK 8303 का, उसमें उसकी भी फाइंडिंग जो है EASA ने दे हैव टेकन दैट इनटू अकाउंट, जिसमें उन्होंने कहा जी फ्लाइट सेफ्टी को जो है वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। उसके बाद थर्ड उन्होंने रीज़न ये दिया है कि हमारे जो एविएशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग द पायलट्स ऑल्सो, तो वो तीनों चीज़ों का एक जम्बल्ड अप हो गया है। उसके बाद जो है दे डिसाइडेड कि जी PIA को मज़ीद टाइम नहीं दिया जा सकता, और जो PIA ने अपनी इनको ऑफ़र की थी जो सॉफ्टवेयर वगैरह की जो टेक्निकल चीज़ें वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज थिंग्स ये तकरीबन 9 महीने पहले से मामला चल रहा है, आज का मामला नहीं है, मगर जो 2 उसके बाद इंसिडेंट्स पे दैट हैड एक्चुअली उन्होंने जो है और उसको भड़का दिया मामले को। इस वजह से आज हमें ये सूरत हाल फेस करनी पड़ रही है। तो शकील साहब कुछ बता सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें वियतनाम का पता है, अभी यूरोपीय यूनियन का हमें पता चला है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब PIA नहीं चल सकती। इसके अलावा भी कहीं पर कोई इस तरह के वाक़यात आए, क्योंकि ख़बरें तो ये भी मिली कि जो मुख्तलिफ और एयरलाइंस में पायलट्स जो थे जिनके पास लाइसेंसेस थे वो जो कर रहे थे, चला रहे थे, जहाज़ चला रहे थे, उनको भी ग्राउंड किया गया। क्या खबरें हैं इसके बारे में? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपकी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएं, सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, जब उसके ऊपर आपके क्वेश्चन मार्क्स आ जाएं तो जाहिर बात है फिर दूसरी एजेंसीज का एतमाद उन पे से उठ जाता है। तो फिर जाहिर बात है जितने लाइसेंस होल्डर्स होंगे पाकिस्तान इशूड बाय पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, उनको शक की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि जब हुकूमत ने आके ये बात उजागर की है कि जी जो पायलट हैं उनके इतने जाली लाइसेंसेस हैं, तो जाहिर बात है सबका ये कंसर्न हो गया, बिकॉज कोई भी अपना इक्विपमेंट जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इक्विपमेंट है वो किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देना चाहते। तो हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि इमीडिएटली हुकूमत को चाहिए कि एक सेल सेटअप करें और लोगों को इत्मीनान में लिया जाए। हमने पहले भी कहा था कि EASA को, FAA को और EATA को, ICAO को और जितने ममालिक जहाँ जहाँ हम ऑपरेट करते हैं जिनके साथ बायलैटरल्स हैं, हम उनको जो है इत्मीनान में लें। अब जैसे आपने कहा कि यस, इसमें अब हमें सिफारती कोशिश भी करने की अब ज़रूरत पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो मिशन ओवरसीज़ हैं उनको गवर्नमेंट डायरेक्शन भेजे कि जी जाके उसको पोजीशन को क्लेरिफाई किया जाए, और इन द मीन टाइम EASA के साथ PIA को चाहिए इमीडिएटली काम करे, क्योंकि हुआ ये है कि बेसिकली ये केस है। शकील साहब इसके सोल्यूशन और इसके हल की तरफ और हमारे पास रास्ते क्या हैं उसकी तरफ तो आते हैं। अपील का भी एक रास्ता है कि हम इसके ऊपर अदालत में जाएंगे या इसके ऊपर अपील करेंगे। मैं ज़रा उसके ऊपर आता हूँ। मुझे ज़रा सबसे पहले ये समझाइएगा, क्योंकि आप इस सारे बिजनेस से रिलेटेड है, कितना नुकसान होगा इससे पहले से डूबती हुई PIA को? देखिए नुकसान तो ये है कि जिस तरह अब ये एकदम से सैंक्शन आ गई है तो जाहिर बात है आप रीजनल और डोमेस्टिक कैरियर बन के रह जाएंगे। आपकी जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं इनटू यूरोपियन यूनियन, अल्लाह ना करे कि UK भी इसके अंदर शामिल हो या मज़ीद USA शामिल हो जाए, तो अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ हो तो आप रीजनल इस वक्त कैरियर बन के रह जाएंगे। और खुदा ना करे अगर किसी और एजेंसी ने या किसी और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दुनिया की अगर सवाल रेज़ किया और उन्होंने खदशात ज़ाहिर कर दिए तो वो भी हमारे रूट्स कट जाएंगे। तो इस वक्त ये है कि शॉर्ट टर्म में तो जी इसके 2 सोल्यूशन है, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म में ये कि इमीडिएटली PIA इस चीज़ को प्रायोरिटी रखे और जो ये 9 महीने से चीज़ चल रही है उसको ये फास्ट ट्रैक करें और इमीडिएटली जो है अपना, क्योंकि इनको जो दिया गया है थर्ड कंट्री ऑपरेटर का जो इनको मिलता है लाइसेंस, उसको ये वापस यूरोपियन यूनियन से रिन्यू कराएं, जो भी जितना जल्द से जल्द कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है, हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि PIA की जो हमारी मेंटेनेंस फैसिलिटी है, एक 7-8 साल पहले वो EASA कंप्लायंस थी। दुनिया में जैसे मैंने अर्ज़ किया था आपसे पहले भी कि 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक EASA है और एक FAA। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है FAA और एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है। यूरोपियन स्टैंडर्ड इज़ नोन टू बी द टफेस्ट स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। तो अगर ये आज भी चाहें वे फॉरवर्ड है हमारे पास, हम PIA को EASA कंप्लायंस कर सकते हैं। एंड वंस PIA फैसिलिटीज़ EASA कंप्लायंस
ना सिर्फ PIA अपने जहाज सर्टिफाई कर सकेगा बल्कि जितने रीजन से और दूसरे ममालिक से भी PIA उनके जहाज भी जो उस पर मेंटेनेंस कैरी आउट कर सकेगा और उसके एवज PIA एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी भी अर्न कर सकता है। इस वक्त जो नुकसान का जो आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है जो बिजनेस प्लान फाइनल किया होगा PIA ने, जो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा या नहीं हुआ, अब ज़ाहिरी बात है टोटल उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है बिजनेस प्लान को। उसमें ज़ाहिरी बात है आपका मार्केटिंग प्लान, आपका फ्लीट प्लान, आपका स्केजुलिंग, आपकी सेल्स, हर चीज़ आपकी इफेक्ट होती है। आपकी बॉटम लाइन, आपका जो फाइनेंशियल प्लान है, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि पूरा जी मैं ये सवाल ये करना चाह रहा था कि अब हमें करना क्या है, हमारे पास रास्ते क्या है इससे निकलने के लिए, और साथ में ज़रा ये जोड़िएगा कि क्या सिर्फ PIA का ही मामला है कि अब इसको ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर इसमें सिविल एविएशन का भी अब रोल बन गया है, इस पूरे के पूरे बिजनेस को ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, अब इसकी ओवरऑलिंग जो चाहिए। देखिए जो लेटर रिसीव हुआ है यासा से, उसमें तो सिविल एविएशन का नस्ला भी PIA के ऊपर गिरा दिया गया है। अब वो तीनों, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ऑलरेडी सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट की कुछ रिलेटेड चीज़ें थी, कंसर्न्स थे, वो फिर ये एयर क्रैश आ गया, फिर ये पायलट्स का जो फेक डॉक्यूमेंट का केस है ये आ गया, तो ये सारी चीज़ें अब जम्बल्ड अप होके इसका ये रिएक्शन आया है यूरोपियन यूनियन से। तो डेफिनेटली जो ऑपरेटर है और रेगुलेटर है, दोनों दे बोथ गो हैंड टू हैंड, आप उनको अलग नहीं कर सकते। सिविल एविएशन का इस वक्त जो है, जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था, सिविल एविएशन को हमें जदीद तर्ज के ऊपर लाने की ज़रूरत है। आप अपने एयरपोर्ट्स का हाल देखिए, आप अपने कारकर्दगी देखिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मिसाल आपके सामने आ गई कि जो अप्रोच कंट्रोलर था, उन्होंने एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रैफिक कंट्रोलर को हैंड ओवर नहीं किया। नो SOPs whatsoever were followed by EA। जो इंतहाई सेंसिटिव एरिया है हमारा, जहाज़ों की मेंटेनेंस, और ख़ास तौर पे जिसने जहाज़ उड़ाना है उनके ऊपर एतराज़ात आ गए, तो निचले मामले के ऊपर क्या हालात होंगे, ये तो इसकी तरफ निशानदेही करता है। बिल्कुल, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट हैंगर में जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो जब तक CA के इंस्पेक्टर्स जाके उसको सर्टिफाई नहीं करते उस वक्त, या एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट नहीं करते उसको सर्टिफाई, उस वक्त तक जहाज इन सर्विस वापस नहीं आ सकता। तो अगेन एज आई सेड, हैंड इन ग्लव्स काम चलता है यहाँ पे। ऑपरेटर और जो रेगुलेटर होता है इस वक्त, अगेन गोइंग बैक टू CA, के हालात सिविल एविएशन के भी इतने ही ख़राब हैं जितने कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, जो मैं समझ रहा हूँ। इसमें ये है कि आपका पूरी दुनिया आगे निकल गई, पाकिस्तान पीछे रह गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है। हमें चाहिए तो ये था कि हम हब बनाते पाकिस्तान को दुनिया के लिए, ताकि हमारे पास जो रेडी मंडियाँ हैं इस वक्त, चाइना हो गई, आपके पास सेंट्रल एशियन स्टेट हो गए, इनके रूल्स बोलते हैं हम, साथ आपका बायलैटरल एग्रीमेंट है। आप बाकायदा ओवर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हबिंग करते पाकिस्तान में हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट को लाया ही नहीं गया। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट्स थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसके अंदर डिज़ाइन फ्लॉज हैं। एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद आपकी एक जीती जागती नया एयरपोर्ट मिसाल है, उसकी हमें कहने की उसकी ज़रूरत नहीं है मज़ीद। और उसके अंदर मतलब कोई सर्विसेज कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसको हबिंग करें। और जब तक, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करेगी पाकिस्तान की एयरलाइनों को, उस वक्त तक पाकिस्तान की एयरलाइनें लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान पे नहीं कर सकती और ऑपरेशन पे नहीं जा। इसमें जरा एक मुख्तसर बताइएगा, बिकॉज आई हैव ओनली 30 सेकंड लेफ्ट, कि कितना को अंदाज़ा हमारा है कि हम कम से कम 6 महीने, साल, कब तक हम इसी सिचुएशन में अब रहेंगे, क्योंकि अब तो सैंक्शंस आ गए। देखिए, आप पे डिपेंड करता है हाउ अर्ली डू यू रेक्टिफाई दोज जो मैटर्स हैं। दो मैटर्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग हैं इस वक्त इशूज विद यासा। आप कितना जल्दी उसको क्रीज आउट करते हैं और गो बैक टू। और मैं समझता हूँ हमने भी इन पास्ट, आई हैव बीन CEO ऑफ एन एयरलाइन, और जब मैंने वो एयरलाइन टेक ओवर करी थी, वो अंडर यूरोपियन सैंक्शंस थी बिकॉज ऑफ द पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड तो और मेंटेनेंस रिकॉर्ड। तो हमें 3 महीने मुझे लगे थे। आई हैड टू गो एंड मेक प्रेजेंटेशंस टू द यूरोपियन यूनियंस, and then finally we got the permit to operate into Aeroporto di Roma. I got you, sir. It is manageable. It is not that it is not fine.
शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं सर, हम आपको शुक्र है, बड़ी ज़बरदस्त आप एनालिसिस भी दे देते हैं, हमारी रहनुमाई भी कर देते हैं। ये जनाब सूरत हाल है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर कौमी असम्बली में खिताब किया है। तकरीबन 3 खिताब हो चुके हैं, एक कौमी असम्बली में, एक उन्होंने शाइये में दिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और उसके बाद बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर पार्लियामेंट में खिताब किया, कौमी असम्बली में खिताब किया। ये तकरीबन तीसरा उनका खिताब है, पहले भी कर चुके हैं, एक शाइये में भी खिताब किया उन्होंने, कि बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार करते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस इख्तियार इसलिए करते जा रहे हैं कि इनमें जो बातें हो रही हैं उसके बारे में कहीं तो शाबाशियाँ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन को भी ठीक ठाक तमाम विकेट के तमाम इतराफ़ से खेला भी जा रहा है। आज जब वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले आगाज़ किया तो स्टॉक एक्सचेंज में जो शहीद होने वाले पुलिस एहलकार और गार्ड्स हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि मज़कूरा हमले में भारत मुलव्विस है। फिर उन्होंने मईशत को जो नुकसान पहुंचा उसके बारे में बताया कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कोरोना की वजह से। दूसरा, उन्होंने कोरोना का मुकाबला करने के बारे में कहा कि वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है और इस पर उन्होंने दुनिया भर में होने वाली मिसालें भी दी। अच्छा, ये तो थी जनरल बातें जो उन्होंने कौमी असम्बली में की, लेकिन उन्होंने मज़ीद जो कहा वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। उनका कहना था कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह पर होता है, आप आज हैं कल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमात को उस वक्त तक कोई नहीं गिरा सकता जब तक हम अपने नज़रिए पर खड़े हुए हैं। हम उस वक्त तक नीचे जाएं जब ये 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि फ़िक्र ना करो, आपको NRO दे दिया जाए। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो NRO दिया उसकी वजह से मुल्क आज यहाँ खड़ा है। ये लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान पर दबाव डलवा के किसी -1 करा के ये बच जाएं। उन्हें नहीं पता कि -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई उनको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये सवाल ये है कि वो अपोजिशन को 6-7 अफराद कह के उनको समझ कुछ नहीं रहे हैं और उनको -1 की बात कर रहे हैं, तो दरअसल अगर ये अपोजिशन को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये किसे सुना रहे हैं? ये जो अपनी तकरीर कर रहे हैं, ये हालिया तकारीर है, वो किसको समझा रहे हैं? और अगर वो इशारा कर रहे हैं अपोजिशन की तरफ, तो क्या अपोजिशन दरअसल -1 के लिए कोशा है? ये चंद सवालात हैं, लेकिन इसी पार्लियामेंट के इजलास में आज वो मनाजिर हमने देखे जो शायद मैंने अपनी इस करियर के अंदर नहीं देखे। कौमी असम्बली में इजलास हुआ, अली जैदी साहब ने बयान दिया और ऐवान में एक हंगामा हो गया। पीपल्स पार्टी के MNA नवीद कमर साहब, जो कि इंतहाई हम्बल आदमी है, बड़े धीमे लहजे के बंदे हैं, हमने अमूमी तौर पर उनसे जब भी एनालिसिस लिए, पार्लियामेंट पर ऑन द फ्लोर हमने देखा या बाहर अपोजिशन में हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े हम्बल, कूल डाउन, वो इतने जज्बाती हो गए, कोर्ट तक उतार दिया। पहले तो मैं आपको वो जरा मनाजिर दिखा लूं कि वो हुआ क्या आज जो वहां पर हुआ, जरा दिखाए जरा वो मनाजिर क्या थे, दिखाए जरा प्रोड्यूसर क्या हुआ वहां पे। ये जो तरीक़ेकार है जो मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। कमाल हो गया। मतलब तो मैंने नवीद साहब को ही आज बुलाया हुआ है, नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में एनालिसिस लेने के लिए मेरे साथ सैयद अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन भी मौजूद है। नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आप तो इंतहाई नरम लहजे वाले पार्लियामेंटेरियन है, क्या हुआ आज, ये कैसे हुआ? बाकी ये जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा था, ये पार्लियामेंट की हिस्ट्री पे दाग ही हो सकता है, ये कोई अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस तो नहीं कही जा सकती। देखिए, पूरा ये जो इजलास चला है वो हमने हर किस्म की, क्योंकि कोरोना का बैकग्राउंड था, हम नहीं चाहते थे कि इन्फेक्शन असेंबली से जो है वो स्प्रेड हो, तो हमने कोई 15 ऐसे पॉइंट्स थे, बल्कि मैं कहना चाहिए जो कि प्रपोज किए और गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक ही सेशन चलाया, जिसमें ये था कि 1/4 मेंबर्स मौजूद होंगे वगैरह वगैरह, और किस तरह से सारी चीज़ होगी। सिर्फ सवाए कल के जो वोटिंग का दिन था फाइनेंस बिल का, बाकी सारे दिनों पे जो है 1/4 ही ऑब्जर्व हुआ और कोई कोरम वगैरह नहीं पॉइंट आउट किया गया। और लेकिन उसमें ये हमने कहा था खासकर कि भाई अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ लाएंगे तो फिर वो जो है तड़की बढ़ेगी, पर हर एक अपना शो फोर्स करने की वहाँ कोशिश करेगा, तो वो ना करे, और वो भी बाय एंड लार्ज हुआ। लेकिन आज जब पूरी सप्लीमेंट्री बजट की डिबेट खत्म हो गई और तकरीबन ज़्यादातर लोग कम से कम अपोजिशन की साइड से जा चुके थे,
तो स्पीकर साहब ने माइक अली जैदी साहब को दिया, जो कि रिएक्ट कर रहे थे। बिलावल साहब ने जो परसों तकरीर की थी, जिसमें उनको करप्ट वजीर की तौर पे जरूर निशानदेही की गई थी, लेकिन वो तो बात बेस्ड ऑन करंट फैक्ट्स है कि जो कोर्ट्स ने कहा कि चेयरमैन से उनकी जो भी तल्फी हुई या फिर उनको निकाल दिया, फिर कोर्ट ने रीइंस्टेट उनको किया, ये सारी चीजें, ये बस मंजर है ना। तो उसमें आप लेके आए आज से कोई 10-15 साल पुराना एक वो कि जी हम देखें ये GIT में लेके आए हूँ, और उज़ैर बलोच जितने सालों से तो आपके पास है भाई, अगर कुछ था तो तुम लोग ले आते। सिर्फ इसको एक एक्सक्यूज बना के जो है वो ऑपोजिशन को, पर्टिकुलर पीपल्स पार्टी को, उसकी लीडरशिप। सर मैं किसी पार्टी के खिलाफ तो नहीं हूँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब बल्कि आज भी कह रहे थे कि मैं बात करता हूँ आगे से शोर करना शुरू कर देते हैं, यहाँ का डेक्रम वो नहीं है, यहाँ डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आज उन्हीं के एक मेंबर जो है वो आपके ऊपर ताने कसना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या वाकई पार्लियामेंट का माहौल अब तहजीब याफ्ता नहीं रहा है? अब क्या डिबेट शिबेट का मामला नहीं रहे हैं, कुछ और ही हो गए हैं? देखिए, ये सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो ये सारा माहौल जो है एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री तरीके से भी चल सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे जो PTI के दोस्त हैं वो ना तो उनके पास एक्सपीरियंस है, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली, और ना ही वो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को समझते हैं। तो उनका कांस्टेंट प्रेशर स्पीकर के ऊपर होता है कि जी वो बस उसने ये कहा, तो ये वो गली मोहल्ले वाला जो दादागिरी वाला माहौल है, अनफॉर्चुनेटली वो पार्लियामेंट में लेके आना किसी को भी जेब नहीं देता। लेकिन जब इंतहा पे चीज़ों पहुंच जाए तो ऑब्वियसली रिएक्शन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमीर बात साहब, मैं ज़रा इसके साइड पर मैं नवीद कौर साहब आपके से भी एक इस बारे में कोई एनालिसिस लेना चाह रहा हूँ। अब ये सब तकरीबन 3 तकारीर हो गई हैं इमरान खान साहब की, मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरी रहनुमाई कर दें। वो क्या ऑपोजिशन को ये सब कुछ सुना रहे हैं, अवाम को सुना रहे हैं, पार्लियामेंट को सुना रहे हैं, या किसी और को सुना रहे हैं? अब ये जो एकदम इस कदर ज्यादा लंबी लंबी तकारीर, पूरी एक एक चीज की एलेबोरेशन, ये हुआ क्या है? आपके समझ में क्या आ रहा है? बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा साहब। मैं कोशिश करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का पर्सनालिटी एनालिसिस आपके सामने रखूं, जिसे कहते हैं लीडरशिप ट्रेट एनालिसिस। ठीक, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये आज का खिताब था बिलखुसूस, ये उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स के लिए था। इमरान खान साहब की एक खुसूसियत है, और वो ये कि जब उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स उनसे नाराज होना शुरू हो जाएं, डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाएं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की एक खुसूसियत है कि वो एक धुआंधार किस्म का खिताब करेंगे, जिसमें वो ऑपोजिशन को यानी पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर बैशिंग करेंगे, इनको चोर, लुटेरा, डाकू, करप्ट, गद्दार और जो उनके पास ऑब्जेक्टिव है वो इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने गुज़श्ता 20-25 साल से अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ट्यून इन कर दिया इस तरह से, यानी वो सिंक्रनाइज हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह से कि वो चाहते हैं एक ऐसे इमरान खान को देखना जो अग्रेसिव इमरान खान है, जो हार्ड हिटिंग इमरान खान है। ये इमरान खान साहब ने खुद अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इस तरह से बना दिया है। जैसे ही इमरान खान साहब 4-5 महीने के लिए खामोश होते हैं, आप गुज़श्ता 2 साल का ट्रेंड अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर 4-5 माह के लिए खामोश होते हैं, वो कोई खास धुआंधार खिताब नहीं करते, तो उनके वोटर्स और सपोर्टर्स के अंदर मायूसी बढ़ना शुरू हो जाती है कि इमरान खान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और हकीकत भी ये है कि उनकी परफॉर्मेंस कोई काबिल तारीफ नहीं है। लिहाजा वो हर 4-5 महीने के बाद, आप ये देख लें गुज़श्ता 2 साल से, कि वो हर यानी आप समझें कि वो क्वार्टरली सामने आते हैं, और वो आके फिर वही उसी गरजदार आवाज में घन गरज के साथ, ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, वो ये करके और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इंटैक्ट कर लेते हैं अपने साथ। यानी वो अगले 3 महीने की डोज दे देते हैं अपने वोटर सपोर्टर्स को कि आप चूंकि ये मायूस हो रहे हैं मुझसे, लिहाजा इनको मैं दोबारा से उस गर्दान में इनको घुमा दूं कि 3-4 महीने के लिए फिर एक तरह से सुन हो जाए। वो 3-4 महीने के बाद फिर मायूस होते हैं, इमरान खान फिर आते हैं, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं बता पा रहे हैं। आई पार्शली एग्री विद इट, क्योंकि ये फिनोमिना तो है, और ये एक लीडर के पास होना भी चाहिए कि वो किस तरह से पार्टी को इंटैक्ट करता है।
और भुट्टो साहब के पास इससे कई गुना ज़्यादा एक था फिनोमेना था कि वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को एकदम जकड़ लेते थे अपने साथ, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि पिछले दिनों भी एक स्पीच हुई और उसमें एक इतनी लंबी तकरीर हुई, वो अपनी ऑपोजिशन के लोगों को समझते कि ये 4-5 लोग ये इस तरह करके बात करते हैं, यानी ऑपोजिशन को किसी खाते में नहीं लाते। चले इसका मतलब हम ये ले लेते हैं कि शायद वो ऑपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, उनको वो समझ कुछ नहीं रहे, कांटेक्ट कर रहे हैं ये अवाम के साथ। तो ये कुर्सी, ये -1, ये दूसरे फार्मूलाज और इतनी लंबी तकरीर डिटेल में, ये क्या, और साथ में आप ये भी मत भूलें कि उसके इत्तेहादी भी उनके नाराज़ हैं, इशाइये में काफ लीग भी शामिल नहीं हुई है, ये कोई ख़ास टाइमिंग बन रही है? देखिए, आज कोई 47-48 मिनट की तकरीर थी इमरान खान साहब। इससे पहले जो उन्होंने तकरीर की कौमी असम्बली में, वो तकरीबन 1 घंटा और 27-28 मिनट की तकरीर थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे नवीद कमर साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और मैं खुद इनको एडमायर करता हूँ इनकी शख्सियत को, और इनकी शख्सियत में जो धीमापन है, बहुत शुस्ता तरीके से ये बिहेव करते हैं, कॉन्ट्रेरी टू सो मेनी अदर पॉलिटिशियंस जो इनकी पार्टी से भी हैं और दूसरी पार्टीज में से भी हैं। देखिए, होना ये चाहिए कि हुकूमत का ये काम है कि वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को लीड करे, ड्राइव करे। ऑपोजिशन तो चाहेगी कि वो डिस्ट्रैक्ट कर दे इमरान खान के मैनिफेस्टो को, क्योंकि ऑपोजिशन है, हमारे यहाँ सियासत पोलराइजेशन पर मबनी है। हमारे यहाँ सियासतदान ऑपोजिशन में जब इमरान खान थे, ये भी लेग पुलिंग करते थे, आज की ऑपोजिशन भी लेग पुलिंग का मौका जाया नहीं होने देगी। अब ये इमरान खान साहब को देखना है कि उन्होंने लेजिस्लेचर से जो काम लेना है लेजिस्लेशन का, वो किस तरह से लेना है। अगर वो या उनकी पार्टी आके पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ऑपोजिशन को लताड़ने की कोशिश करेगी, कॉर्नर करने की कोशिश करेगी, चोर डाकू कहने की कोशिश करेगी, तो जारी बात है फिर आगे से रिबटल आएगा ऑपोजिशन का। जब रिबटल आएगा तो फिर आपको फिश मार्केट बनती हुई नजर आएगी, जिस तरह आज भी हुआ और जो गुज़श्ता 2 साल से आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि वो एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे पार्लियामेंट के अंदर कि जो मुकन्नना का काम है कानून साजी का, वो हो सके। अगर मुराद सईद साहब आकर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहेंगे कि जो है ये जो जिस किस्म की आप जानते हैं जैसी वो जो है वो जबान इस्तेमाल करते हैं, या अली जहरी साहब ने भी आज सख्त जबान इस्तेमाल कर दी, या बाकी भी उनके जो लोग हैं पार्टी के, फैसल वाडा साहब हैं, कुछ और लोग हैं, तो फिर जारी बात है इधर से भी जवाब आएगा। अब इनका काम है हुकूमत का कि अगर इधर से पहल भी हो जाए ऑपोजिशन की तरफ से, तो भी ये उसको रिएक्ट ना करे। देखिए, इनके पास बदला लेने का ऑपोजिशन से जो तरीका है वो हमारे टॉक शोज हैं। वो आप नहीं, वो देखिए, वो आपके शो में आए, मेरे शो में आए, यहाँ बैठ के वो जो कुछ कह रहे हैं नवीद कमर साहब को कहें, बाकी लोगों को कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, जलसे करें, लेकिन खुदारा पार्लियामेंट जो है वो आपको 5 साल के लिए मुकन्नना जो बनी है वो कानून साजी के लिए बनी है। वो कौम और मुल्क के मसाइल, देखिए, एक होती है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक मिड टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आपकी मुकन्नना ने ये 4 साइटेडनेस करनी है, लॉन्ग साइटेडनेस करनी है कि इस मुल्क को 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आपने उसके ऊपर बहस करनी है सर जोड़कर। लेकिन आप वहां पर अगर एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करना शुरू कर देंगे और हुकूमत उसमें कंट्रीब्यूट करेगी उसके अंदर, तो फिर तो आप देख लें 2 साल गुजर गए, यानी 40% ऑफ द टेन्योर हैज गॉन। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, तो अब बहुत अच्छा पॉइंट दिया नवीद कमर साहब। आज इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन के बेंचेस की तरफ इशारा करके कहा कि ये 6-7 लोग ये चाहते हैं, 6-7 लोग इमरान खान इनसे 6-7 लोगों को कहे कि फिक्र ना करो, आपको एनआरओ दे दिया है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं, वो 6-7 लोग समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से इमरान पर दबाव डलवा के डाल के नहीं सर, डलवा के किसी -1 करा के ये बच जाएंगे। सर मतलब ऑपोजिशन जो है वो दरअसल -1 चाह रही है, उसके लिए कोशिशें कर रही है, डलवा रही है, तो किससे डलवा रही है प्रेशर? ये तो मंतक वज़ीर आज़म साहब को ही पता होगा कि उनके ऊपर प्रेशर कहां से आ रहा है। क्योंकि जो बार-बार चीजें उन्होंने कही, पहले ये कहा कि मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है, किसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो जाहिर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि मैं ही हूँ जो कि आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बाकी कोई भी नहीं है इस मुल्क। अजीब सा एक हमारा भी इस वक्त मुल्क का पॉलिटिकल माहौल हो गया है। आज भी यही बात करना कि जी मुझे इनकी तो परवाह नहीं है, मुझे जहाँ से की परवाह है वहां से मुझे प्रेशर आ रहा है। तो
यानी वो फिनोमेना शज़ब, वो फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर उनके बातों से तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो प्रेशर है। कोई शख्स जो है ना वैक्यूम में ऐसी बातें नहीं करता, और सियासी मंजरनामे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऐसी कर रहा है, मींस कि उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई इंसान बन जाओ। अब वो बनने को तैयार नहीं है, दैट्स नेचर ऑफ द एनिमल। तो उसको क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस जीरो है, उसका बिहेवियर ओवरऑल जीरो है। जैसे अभी कहा गया कि लेजिस्लेशन तो इनसे हो ही नहीं सकती ना। देखिए, एक हाउस जो है वो तो ऑपोजिशन कंट्रोल्ड है, सेनेट जो है। तो आप अगर इधर बुलडोज भी करते हैं नेशनल असेंबली में, जो कि अभी भी वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन सेनेट से तो वो ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से लेजिस्लेशन इनसे हो नहीं पा रही। अब कौन सी चीज है जिसमें ये कहेंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया? आई एम सॉरी, इवन जो प्रेजेंट क्राइसिस है कोरोना का, उसमें जो है किसी डॉक्टर से, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, वो क्रिटिसाइज ही करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो परफॉर्मेंस वाइज आई एम श्योर कि ही इज बीइंग पुश कि भाई अब आपको बेहतरी करनी होगी। वैसे आप ये देखिए कि एक सॉरी जी प्लीज, ये एक इत्तेहादी निकल गया और अपोजिशन की बेंचेस पे आके बैठा। एक इत्तेहादी जो है वो है तो अभी वोट तो उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया कि जी हम आपसे खुश नहीं है। बाकी एक आध इत्तेहादी है, देखे ना, ये गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। कल भी तो मैक्सिमम इतना जोर लगाने के बाद 160 वोट आए ना, 172 पे मेजॉरिटी बनती है। सो वो मेजॉरिटी मस्टर करना उनके लिए, और ऑपोजिशन के नंबर्स बहुत कम थे क्योंकि हमने जिम्मेदारी दिखाते हुए हमने बहुत सारे अपने लोगों को रोक लिया जो या पॉजिटिव थे या वो उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस थी या वो उनकी एज ऐसी थी कि स्पेसिफिकली उनको रोका गया। सही। तो अगर ये ना हो और फुल हाउस हो तो ये नंबर्स आपको नजर आएंगे कि एक्चुअली फार क्लोजर। वैसे ऑपोजिशन चाहती है, ऑपोजिशन -1 चाहती है। देखिए, -1 का कोई इशू नहीं है। आई डोंट नो, ये -1 का फॉर्मूला जब भी कहा जाता है, चाहे वो हमारे लीडरशिप के लिए कहा गया या नवाज शरीफ साहब के लिए कहा गया, ये फौजी माइंडसेट है जो एक -1 की बातें करता है। और शायद इनकी परवरिश वहीं हुई है तो ये भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। -1 इट इज कि जो हुकूमत इस वक्त वक्त है वो अवाम के मसाइल को न समझ रही है, न उनका कोई हल उनके पास है। All right. तो द गवर्नमेंट हैज टू गो ना। इसमें -1 क्या फॉर्मूला यहाँ पे आ गया? -1 हो सकता है कोई और चाहो जो कि पीटीआई को फिर भी देखना चाहता हो, लेकिन चेहरा बदलना चाहता, आई डोंट नो, लेकिन कम से कम ऑपोजिशन का ये एम नहीं। राइट। नवीद कंवर साहब, अमीर अब्बास साहब, दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी रहनुमाई की, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात करते हैं हालिया बजट की जिसके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन हम एक सवाल उठाने ये जा रहे हैं कि कोरोना ज़दा पाकिस्तानी जो मईशत का हाल इस वक्त हुआ है, उसमें हमने जो टैक्स के अहदाफ हैं उसमें 25% इजाफा कर दिया है। जो पहले से हदफ मौजूद था वो भी पूरा नहीं हो रहा। जो कोरोना जैसे हालात जिसमें बन रहे हैं, पता नहीं आगे कब तक ये सिचुएशन बनेगी, उसमें हमने 25% इजाफा कर दिया है। और ये जो गैर यकीनी अहदाफ हम रख लेते हैं हर साल, कभी भी पूरा नहीं होता है। ये क्यों रख लेते हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली ने पीर को, ये जो गुजरा पीर है, माली साल 2020-21 के बजट को तवील मुबाहिसे और चंद तरामीम के साथ मंजूर किया है। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020-21 के बजट में टैक्सों का हदफ जो है वो 4,963 अरब रुपए रखा है। जो नया माली साल है इसमें टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मौजूदा माली साल से 25% जायद रखा गया है। रवा माली साल के इख्तिताम तक 3,900 अरब रुपए तक टैक्स जमा होने की तवक्को है। आइंदा आने वाले जो माली साल है उसमें 25% इजाफी टैक्स इकट्ठा करने का हदफ एक ऐसे वक्त में मुकर्रर किया गया है जबकि मुल्की मईशत कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली मुआशी सुस्तरवी से बुरी तरह मुतासिर है और कोरोना वायरस के होने वाले जो असरात हैं उस पर डिपेंड कर रही है।
पाकिस्तानी मईशत में गिरावट का अंदाजा मौजूदा माली साल के लिए हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले इक्तिसादी सर्वे से ही लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक मजमूई कौमी आमदनी यानी GDP की जो शरह नमू है वो -4% रहेगी। सवाल यह है कि कोरोना ज़दा पाकिस्तानी मईशत 25% इजाफी टैक्स कैसे हासिल कर पाएगी। बजट में टैक्स वसूली का हदफ गैर हकीकी क्यों रखा गया है या क्यों रखा जाता है? पाकिस्तान में सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने टैक्सों की वसूली का हदफ गैर हकीकी नहीं रखा है, बल्कि माजी में भी ऐसे अहदाफ रखे गए जो साल के इख्तिताम पर अधूरे रहे, कभी पूरे नहीं हुए। तो फिर इस साल क्यों इजाफी टैक्स रखा गया है और यह कितना गैर यकीनी है? इस पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी बराए मुआशी और टैक्स अमूर मैदर साहब मेरे साथ मौजूद है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या आपको माजी में ऐसा प्रेसिडेंट मिलता है जिसमें जो अहदाफ रखे गए टैक्स कलेक्शन के वो पूरे हुए हों, और ये जो 25% एक्स्ट्रा रखा गया है इसकी क्या समझ आती है आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इन रिसेंट लास्ट 20 to 30 इयर्स जो सबसे ज्यादा FBR ग्रोथ हुई थी वो 2015-16 में जो है वो कोई 22% के लगभग जो है वो ग्रोथ हुई थी। और उस टाइम जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर यानी 5% या 5% से ऊपर थी। अब जबकि आपको पता है कि IMF की प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि 2.1% होगी अगले साल, IMF ये कह रहा है कि मैक्सिमम 1% होगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो 25%, 26% की जो ग्रोथ है वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अपहिल टास्क और चैलेंजिंग टास्क होगा। लेकिन मैं आपको एक साथ और भी बात बताऊँ, आज जो माली साल खत्म हुआ है इसमें जो FBR का रिवाइज टारगेट या जो 3 दफा रिवाइज हुआ था, 3,908 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था, और जो आखिरी इतलात आ रही हैं उसमें ये है कि FBR ने 50 से 60 अरब रुपए जो है वो ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश ये है कि ये जो मौजूदा चेयरपर्सन है वो मेरे ख्याल में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कि शायद जो है वो चूंकि उनके हवाले से ये भी आ रहा है कि शायद उनको तब्दील कर दिया जाए, तो उनकी कोशिश ये है कि वो इस तरह की कारकर्दगी अपनी सामने लाएं कि अगले साल तक जब तक वो रिटायर नहीं होती तब तक वो चेयरपर्सन के ओहदे पे रहें। लेकिन ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का टारगेट होगा, और मैं समझता हूँ जितने भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन सब का इस बात पे इत्तेफाक है कि ये अनअचीवेबल टारगेट है। और इसकी बुनियादी जो रखने की वजह है वो ये होती है कि आप जब IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपका बजट डेफिसिट या प्राइमरी जो डेफिसिट है वो लाइन विद IMF टारगेट्स हो जाए। तो उसके लिए जो है वो कोशिश की जाती है कि आपके जो एक्सपेंडिचर है, चूंकि एक्सपेंडिचर तो बड़े टाइट है, उनको कम करना जरा ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान में। तो कोशिश ये होती है कि रेवेन्यू को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ओवर एस्टिमेट करके जो है वो दिखाया जाए ताकि वो जो IMF के टारगेट्स उनके साथ अलाइन किया जाए। अभी बेसिकली ये जी प्लीज कर लीजिए बात प्लीज। बेसिकली ये कोशिश होती है कि हम IMF के प्रोग्राम को अभी जितनी भी आप ये देखें, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जिसमें आप ये देखें कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज की इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में, तो बेसिकली कोशिश ये है कि वो जो IMF का प्रोग्राम जो इस टाइम स्टॉल्ड है, जो रुका हुआ है, उसको दोबारा जो है वो ट्रैक पे लाया जाए और उसको रिवाइव किया जाए। ठीक, मेरा ज़ाती तौर पर जो मुख्तलिफ हमारी एक्सपर्ट से बात होती है कोरोना वायरस से मुतालिक, तो वो यही कह रहे हैं कि ये तब तक अनसर्टेनिटी है जब तक कि इसकी वैक्सीन मार्केट में आ नहीं जाती या पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं हो जाती। तो दिसंबर से पहले तो चांस ही कोई नहीं कह रहे कि कोई वैक्सीन आएगी, और पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते शायद अगला फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाए। तो एक साल में कोरोना के डायरेक्शन क्या बनेगी, इफेक्ट्स क्या बनेंगे, कुछ पता नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 25% जो एक्स्ट्रा रखा गया है वो तो दूर की बात, जो पिछला टारगेट था जितना पहले से था पिछले साल माली साल में, उससे भी कम हो जाए? क्या टैक्स कलेक्शन इफेक्ट करेगा इसके ऊपर? देखिए, PTI की जब गवर्नमेंट आई थी और इमरान खान साहब जब कंटेनर पे सवार थे जी, तो उनका आपको याद होगा वादा ही यही था कि जब वो हुकूमत मिलेगी और FBR उनके अंडर आएगा तो आप देखिएगा कि हम पहले साल में जो FBR का इस टाइम 4,000 रुपए टैक्स जमा हो रहा है, इसको एक साल में डबल कर देंगे। पिछले 2 सालों में जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड है कि 2 सालों में ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो अगर नून के जमाने से देखी जाए तो तकरीबन उसमें इस साल जो है वो
2 से 4% के दरमियान जो है वो इजाफा बनता है। अच्छा, तो ये इतना लोएस्ट जो है वो पिछले 2 सालों में, आप ये देखें कि नून लीग के जमाने में जो रेवेन्यूज थे एब्सोल्यूट टर्म्स में, उनमें तकरीबन 100% 5 सालों के अंदर इजाफा हुआ था। तो इनके 2 सालों के अंदर ये ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही जो है वो, और बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की कि इस टाइम जो कोरोना वायरस की वजह से अनसर्टेनिटी है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम इनको इन टारगेट्स के बारे में, बजट डेफिसिट के बारे में गौर करने के बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रिस्टोर हो जाए, और वो उस टाइम रिस्टोर होगी जब ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी। तो ऐसा सोचो जो है उसकी जानिब होनी चाहिए, और उसके लिए कोई पैकेजेस लेकर आए ताकि एक्टिविटी स्टार्ट हो। जब तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी उस टाइम तक ना तो जीडीपी ग्रोथ होगी, ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, और ना ही उसके नतीजे में टैक्स जमा होगा। तो कोशिश जो है वो बजाय इसके कि आप 25% टारगेट ज्यादा रखने की कोशिश करें, कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तरफ कोई स्मार्ट लॉकडाउन या इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जो सेक्टर्स जिनमें एक्टिविटी की जा सकती हो वहां पे जो है वो हुकूमत ज्यादा तवज्जो दे और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करे। जब एक्टिविटी रिस्टोर होगी तो यकीनन उसके नतीजे में टैक्स भी आना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।